प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के पहले विषय इतिहास के दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किन दो बंधुओं को जाता है, यह भी आप लोगों ने जाना। और किस तरह से एक संयुक्त बैठक होता है जिसमें मुस्लिम लीग रहता है, जिसमें महात्मा गांधी जी भी रहते हैं और जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल होती है। तो किस तरह से संयुक्त बैठक में गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा जाता है या नेतृत्व करने के लिए उनको दिया जाता है, और किस तरह से खिलाफत आंदोलन के बाद हम लोगों ने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कितना विभत्सकारी था। और उस जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने तत्काल प्रभाव से सत्याग्रह को वापस ले लिया था, लेकिन उन्होंने बंद करते समय कहा था कि एक ऐसा आंदोलन चलाने की आवश्यकता है जो कि पूरे भारत में हो और पूरे भारत के लोग उससे जुड़ें, क्योंकि इससे पहले जो भी आंदोलन चलाया गया था वह सिर्फ शहरों तक ही सीमित था। तो गांधी जी ये चाहते थे कि एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो सिर्फ ना कि शहरों तक सीमित रहे बल्कि वो गाँव तक भी जाए या गाँव के लोग भी उसमें सम्मिलित हों, या हम कह सकते हैं कि पूरे भारत के लोग उस आंदोलन से जुड़े। तो महात्मा गांधी जी ने एक निर्णय लिया कि एक असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार लगभग पूरे देश के लोगों ने भाग लिया। कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन था जिसमें संपूर्ण भारत के लोगों ने हिस्सा लिया। तो असहयोग आंदोलन था क्या? तो गांधी जी ने कहा कि ये जो अंग्रेज आकर के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं वह संख्या में ज़्यादा नहीं हैं, हमारी तुलना में वो बहुत कम हैं, फिर भी वो आकर के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम उनका सहयोग कर रहे हैं, और अगर हम उनका सहयोग वापस ले लें तो वो यहाँ से भाग जाएंगे। सहयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं? हम जाकर के उनके स्कूलों में पढ़ाते हैं, हम उनके यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, हम उनका खाना बनाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत से तरीके से हम उनका सहयोग करते हैं, और इसी सहयोग का परिणाम है कि वो हम पर शासन कर रहे हैं। अगर यह सहयोग हम उनसे वापस ले लेते हैं तो वह भारत एक साल के अंदर छोड़ देंगे और अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वो यहाँ से चले जाएंगे। तो गांधी जी का मानना था कि अगर हम उनसे सहयोग वापस ले लेते हैं तो एक साल के अंदर अंदर अंग्रेज़ों की रीढ़ टूट जाएगी और वो यहाँ से भाग जाएंगे। बात भी सही था। तो महात्मा गांधी जी ने इसी बात को आधार बनाया और लोगों से उन्होंने कहा कि हम लोग एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने लोगों से कहा कि हम एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे जो असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। यह बात महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं से भी कहा। महात्मा गांधी जी की बात सुनते ही कांग्रेस जो है वो दो गुटों में विभाजित हो गया, यानी कि उसके दो गुट हो गए। एक गुट ने कहा कि ठीक है, ये आंदोलन चलना चाहिए और हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरे गुट ने कहा कि नहीं, यह आंदोलन नहीं चलना चाहिए, इस आंदोलन से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि यह आंदोलन भी हिंसक हो जाएगा और बिना मतलब का खून खराबा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे।
लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस आंदोलन के पक्ष में थे। तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी कांग्रेस के नेताओं के बीच में, वह कुछ निर्णय ले नहीं पा रहे थे। काफ़ी विचार विमर्श किया गया और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद किसी तरह से गांधी जी को आंदोलन चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, या गांधी जी को कहा जाता है कि ठीक है, यह असहयोग आंदोलन चलेगा और आपके नेतृत्व में ही चलेगा। तो बच्चों, आइए हम ये जान लेते हैं कि इस आंदोलन के ज़रिए चाहा क्या जा रहा था और कैसे यह आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो आइए, जैसा कि हमने वाइट बोर्ड पर लिख रखा है उसको देखते हैं। तो इस आंदोलन को चलाने के लिए, असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 2 चरण बनाए गए। उसमें निर्धारण किया गया कि इस आंदोलन को चलाने के लिए 2 चरण हमें बनाना है, तो 2 चरण बनाया गया। और प्रथम चरण में बहिष्कार करना बताया गया कि हम इस चरण में बहिष्कार करेंगे। तो बहिष्कार किस चीज़ का करेंगे? जैसे कि सरकारी उपाधियों की हम वापसी करेंगे। जैसा कि आपको बताया भी गया इससे पहले कि अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी और रविन्द्रनाथ ठाकुर को सर नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था। तो इस तरह की जो भी उपाधियां अंग्रेज़ों के द्वारा प्रदान की गई थी उनको वापस कर देना था। और क्या चाहा गया कि सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों, सेना, पुलिस और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। कहा गया कि न तो हम अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती होने जाएंगे, ना ही हम अंग्रेज़ों की पुलिस में भर्ती होने जाएंगे, और ये जो सरकारी शिक्षण संस्थान है जो सिर्फ अंग्रेज़ों का हित ही होता है, इसका भी हम बहिष्कार करेंगे। ना तो हम खुद वहाँ पढ़ाने जाएंगे और ना हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने देंगे। ऐसा निर्णय लिया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लोगों ने कहा कि हम इन सब सारी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। द्वितीय चरण में क्या रखा गया कि सरकारी दमन का विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाएंगे। यानी कि सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए हम लोग सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाएंगे। सविनय अवज्ञा क्या होता है? तो इस नाम से, सविनय अवज्ञा नाम से एक आंदोलन चलाया गया था जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल पहले हम देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे पहले, असहयोग आंदोलन के बारे में। तो ये हुआ 2 चरण। अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 2 कार्यक्रम बनाए गए थे। तो पहला था रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा था नकारात्मक कार्यक्रम। आइए हम देख लेते हैं कि सकारात्मक कार्यक्रम में क्या क्या रखा गया, रचनात्मक कार्यक्रम में क्या क्या रखा गया। तो इसमें ये हुआ कि हमें स्वदेशी को प्रोत्साहन देना है, यानी कि भारत में बनी वस्तुओं को हमें पहनना है, हमें यूज करना है, या भारत के बने हुए कपड़े ही हमको पहनना है। कहने का मतलब स्वदेशी को अपनाना है, भारत में बनी हुई चीज़ों को हमें अपनाना है और विदेशियों की चीज़ों को हमें बहिष्कार करना है, उसको पहनना नहीं है, उसका त्याग करना है। इसके बाद क्या किया गया कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की तो आवश्यकता होती ही है, तो यहाँ भी पैसे की आवश्यकता महसूस हुई। तो आंदोलन चलाने के लिए एक फंड की व्यवस्था किया गया जिसका नाम रखा गया तिलक स्वराज फंड, और इस फंड के तहत 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया कि इस फंड में हम लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रबंध करेंगे भारतीयों की सहायता से। क्योंकि 1 करोड़ रुपए 1-2 व्यक्तियों के लिए ज़्यादा हो सकता है, चूँकि यह आंदोलन पूरे भारत के लोगों का था, तो अगर 1-1 रुपया भी लोग देते तो भी 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ लोग आसानी से दे देते। और हुआ भी ऐसा कि 1 करोड़ रुपया आसानी से तिलक स्वराज फंड में आ गया। इसके अतिरिक्त क्या चाहा गया? इसके अतिरिक्त चाहा गया कि 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती करना, यह भी लक्ष्य रखा गया कि हम 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती करेंगे। ये स्वयं सेवक क्या होते हैं कि आइए, अपनी इच्छा से आइए, कार्य करिए और उसके बदले में पैसे की इच्छा आप मत रखिए, मतलब खुद से आकर के कार्य को करना स्वयं सेवक कहलाता है। तो 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती का यह भी लक्ष्य रखा गया।
इसके बाद क्या हुआ कि चरखा एवं कताई बुनाई का प्रचार करना था और इसके लिए 20 लाख चरखा गरीबों में बांटने का लक्ष्य रखा गया। मतलब कहने का मतलब कि 20 लाख गरीबों को चरखा बांटना है, इसके लिए चरखे का प्रचार प्रसार तीव्र गति से किया गया। कहने का मतलब कि स्वदेशी वस्तुओं को हमें पहनना था, इसलिए उस समय ये कहा गया कि हमें चरखा की आवश्यकता है, यानी कि 20 लाख चरखा गरीबों में बांटना है। क्योंकि जब चरखा बटेगा, उससे कताई बुनाई होगी, तभी तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तभी तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा जो स्वदेशी वस्तुएं हैं। तो इसके लिए 20 लाख चरखा बांटने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यानी कि हम वो शिक्षा अर्जित करेंगे जो एक भारतीय के लिए ज़रूरी है, या हम उस जगह शिक्षा अर्जित करने जाएंगे जो सिर्फ भारतीयों के लिए हो और भारतीय ही वहाँ पे अध्यापक हों, ना कि हम अंग्रेज़ों के माध्यम से अंग्रेजी विद्यालयों में जाकर के शिक्षा अर्जित करेंगे। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए, ऐसा वहाँ पे कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना भी लक्ष्य रखा गया। अरे भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तभी हम प्रोत्साहित कर सकते हैं जब हम राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करेंगे। तो उसके ज़रिए यही चाहा गया कि हम एक ऐसा विद्यालय खोलेंगे, एक ऐसा कॉलेज बनवाएंगे जो भारत का होगा, भारतीयों का होगा, और उसमें पढ़ने वाले भी भारतीय होंगे और पढ़ाने वाले भी भारतीय होंगे। इस तरह के शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता को महसूस किया गया और ये लक्ष्य रखा गया कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा जो सिर्फ भारतीयों के लिए होगा। आगे क्या रखा गया कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। अंग्रेज चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें, और यही करते भी आए थे। वो उनका हथियार भी यही था, फूट डालो राज करो, जो कि सबसे घातक हथियार था। तो ये तो चाहेंगे ही कि हिंदू मुस्लिम जितना लड़ेंगे उतना हमको फ़ायदा होगा। तो यह लक्ष्य रखा गया कि हमें हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता पर बल देना है और दोनों को साथ में लेकर चलना है, ना कि दोनों को अलग अलग करके चलना है। तो ये रखा गया कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सामाजिक बुराइयों, ऊंच नीच और छुआछूत को समाप्त करना। यद्यपि यह लक्ष्य बहुत बड़ा था और आज भी इस लक्ष्य को पाया नहीं जा सका है पूर्ण रूप से, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इस पर हम लोगों ने अंकुश लगा लिया है और काफ़ी हद तक ये जो सामाजिक असमानताएं थी वो काफ़ी हद तक समाप्त भी हुई हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ना तो पूरी तरह समाप्त हुई हैं और ना तो पहले जैसी रही हैं। बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया गया है। और दूसरे कार्यक्रम में, नकारात्मक कार्यक्रम में क्या चाहा गया, तो हम आप लोगों को यहाँ बताना चाहेंगे कि ये नकारात्मक जो कार्यक्रम था, यहाँ आपका जो पहला चरण है बहिष्कार करने का, और ये सब सरकारी उपाधि की वापसी, सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों, सेना, पुलिस और विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार करना है, इसको आप लोग नकारात्मक कार्यक्रम में लिख सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि जो 1920 में चुनाव होना है उसका भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। और जब ये कार्यक्रम निश्चित हो गया तब जाकर के आंदोलन शुरू किया गया। ऐसा नहीं कि पहले आंदोलन शुरू कर दिया गया और फिर बाद में जाकर के कार्यक्रम बनाया गया, नहीं, पहले कार्यक्रम बना लिया गया, इसके बाद आंदोलन को शुरू किया गया। और तब जाकर के असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैलता चला गया। तो बच्चों, आगे हम लोग जानेंगे, अगली स्लाइड में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से असहयोग आंदोलन ने प्रगति किया और इस आंदोलन को लेकर के लोगों का रवैया क्या रहा और कैसे यह आंदोलन असफल हो गया। इसका अध्ययन हम लोग अगले स्लाइड में करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इस आंदोलन की प्रगति पूरे देश में जो है वह उत्साहपूर्वक इस आंदोलन को मनाया गया। लोगों ने इस आंदोलन का स्वागत किया और कहा कि हाँ, हम इस असहयोग आंदोलन में साथ हैं। तो हुआ क्या कि अनेक लोगों ने उपाधियां लौटा दी जैसा कि चाहा गया था। उपाधियां मतलब कई ऐसे नेता थे भारत के
जिनको अंग्रेज़ों ने उपाधि प्रदान किया था। जैसे गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है सर नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था। तो ये इस प्रकार की जो सारी उपाधियाँ थी सबको जो है वो लोग लौटाना प्रारंभ कर दिए और कहे कि हमें आपकी उपाधि नहीं चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत छोड़ दी। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ 3 लोगों का नाम लिखा है तो सिर्फ 3 लोगों ने ही वकालत को छोड़ा था, नहीं, बहुत सारे लोगों ने वकालत को छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ कि छात्रों और अध्यापकों ने स्कूलों का बहिष्कार किया। छात्रों ने कहा कि हम अंग्रेज़ों के स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे और अध्यापकों ने कहा कि हम अंग्रेज़ों के स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएंगे। इस तरह से छात्र और अध्यापक दोनों ने इस आंदोलन का क्या किया, बहिष्कार किया, इस अंग्रेजी सरकार के स्कूलों का बहिष्कार किया। आगे क्या हुआ कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। विदेशी वस्त्रों को ठीक चौराहे पर, बीच चौराहे पर ला करके जला दिया गया। जिसके पास जो भी कपड़ा था सब ला करके बीच चौराहे पर उसको जला दिए। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि हो सके तो 1920 का जो चुनाव होना है उसका भी हम लोग बहिष्कार करेंगे, जो कि कार्यक्रम में निर्धारित किया गया था। तो ठीक हुआ वही कि 1920 में होने वाला जो चुनाव था उसका बहिष्कार किया गया। और क्या हुआ कि स्वदेशी का प्रचलन बढ़ा, घर घर चरखा आ गया। स्वदेशी का प्रचलन बढ़ा और घर घर चरखा आ गया। और क्या हुआ कि जैसा कि कार्यक्रम में चाहा गया था कि राष्ट्रीय संस्थानों का निर्माण करना है, तो हुआ क्या कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया की स्थापना किया गया, जैसा कि कार्यक्रम में चाहा गया था। और ठीक उसी के अनुसार यह संस्थानों का निर्माण भी किया गया। अब बाद में इस आंदोलन को लेकर के लोगों के अंदर तरह तरह की बातें सामने आने लगी, या कह सकते हैं कि एक प्रकार की गलतफहमी हो गया इस आंदोलन को लेकर के। शहर के लोगों ने इस आंदोलन को कुछ और समझा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने इस आंदोलन को किसी और रूप में ले लिया, आदिवासियों ने इस आंदोलन का मतलब कुछ और निकाला और बागान के मजदूरों ने इस आंदोलन का कुछ और अर्थ निकाला, जिसकी वजह से जो कार्यक्रम एक बनाया गया था गांधी जी के द्वारा वह सही दिशा में नहीं जा सका। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शहरों में क्या स्थिति रही, या शहरों में इस आंदोलन को लेकर के क्या सोचा गया या कैसा कार्यक्रम रहा। तो शहरों में जो विद्रोह हुआ वह विद्रोह गांधी जी ने जो कार्यक्रम बनाया था ठीक उसके अनुरूप हुआ। धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और धीरे धीरे इसका विरोध करना या लोग इस आंदोलन में सम्मिलित होकर के और तेज़ी से इस आंदोलन को चलाने का प्रयास करने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद यह आंदोलन धीमा पड़ गया। तो यह आंदोलन क्यों धीमा पड़ गया? तो इसमें कहा गया था कि हम विदेशी वस्त्रों को नहीं पहनेंगे या विदेशी वस्त्रों का हम बहिष्कार करेंगे। तो जब तक लोगों के पास पैसा था तब तक लोगों ने स्वदेशी को अपनाया, सूती वस्त्रों को लोगों ने पहनना प्रारंभ किया। लेकिन जब पैसा समाप्त हो गया तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं रहा, तो वो पुनः विदेशी वस्त्रों को पहनना प्रारंभ कर दिए। आखिर कब तक वो एफर्ट करते उन कपड़ों को पहनने के लिए जो कि महंगे थे अपेक्षाकृत विदेशी वस्तुओं के, या विदेशी वस्त्रों के अपेक्षा जो भारत में बने हुए सूती कपड़े थे वो महंगे मिलते थे। तो जब तक पैसा था तब तक उन्होंने खरीदा, पहना, लेकिन जब पैसा नहीं बचा उनके पास तो वो क्या किए कि मजबूरी में वह फिर विदेशी वस्त्रों को ही धारण करने लगे। और बच्चे कब तक स्कूल नहीं जाते, इतनी जल्दी तो विद्यालय बनने से रहा। तो मजबूर होकर के लोग अपने बच्चों को भी विद्यालयों में भेजना प्रारंभ कर दिए। अध्यापक कब तक पढ़ाने नहीं जाता, उसके अपने परिवार का पालन पोषण का भी दायित्व था उसके ऊपर।
तो अध्यापक भी जो है मजबूर होकर के वह विद्यालयों में जाकर के पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और वकील कब तक वकालत नहीं करते, चूँकि इतनी जल्दी तो भारत का न्यायालय या भारत सरकार के द्वारा कोई ऐसा न्यायालय बनाने से रहे वो कितनी जल्दी कैसे निर्माण हो सकता है। तो वकील लोगों ने भी मजबूरी में फिर से वकालत करना प्रारंभ हो गया या उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से यह आंदोलन जो था शहरों में धीमा पड़ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस आंदोलन का क्या अर्थ निकाला गया। तो ग्रामीण इलाकों में जो विद्रोह था उसमें ये कहा गया, जब लोगों ने जाना कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो लोगों ने सोचा कि अरे अब तो गांधी युग आ गया है, हम लोग जो टैक्स देते हैं वह हमको अब नहीं देना पड़ेगा, जो ज़मींदारों को हम टैक्स देते हैं वह टैक्स हमको नहीं देना पड़ेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो आंदोलन चल रहा था उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो अवध में एक सन्यासी बाबा थे, नाम था जिनका रामचंद्र। वो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने किसानों से कहा कि अब आपको लगान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब गांधी युग आ गया है, आप जहाँ पे जिस खेत में आप मजदूरी कार्य करते हैं, जिस खेत को आप जोतते बोते हैं, वह खेत अब आपका हो जाएगा। गांधी जी तो ऐसा नहीं बोले थे कि आपको लगान नहीं देना है। तो ऐसा गलतफहमी ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ गया, जिसकी वजह से यह आंदोलन स्थिर नहीं रह सका और अपने जो कार्यक्रम बनाया गया था उससे अलग हट गया। तो इस तरह से गाँव में भी यह आंदोलन का लोगों ने अर्थ कुछ और निकाला। आदिवासियों ने इस आंदोलन का कुछ और मतलब निकाला। उन्होंने क्या विद्रोह किया कि मतलब आंध्र प्रदेश में गुडेम नामक एक पहाड़ी है और वहाँ पे कुछ आदिवासी रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 1920 ईस्वी में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उग्र क्या मतलब क्या होता है कि जिसमें मार काट हो, खून खराबा हो। और गुरिल्ला का मतलब होता है कि कोई चला जा रहा है और पीछे से छुपकर उसके ऊपर वार करिए, उसको मार डालिए और पुनः भाग आइए। या रात के अंधेरे में किसी के ऊपर अटैक कर देना, उसको मार डालना और मार करके फिर से भाग जाना। तो इस तरह का आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। यह व्यक्ति बड़ा ही चमत्कारी है, ऐसा लोग कहते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं पड़ता था। यह एक चमत्कारी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। तो किसी तरह से अंग्रेज़ों ने अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ा और पकड़ करके 1924 ईस्वी में इसको फांसी दे दी जाती है। लेकिन मरने से पहले यह व्यक्ति अपने लोगों के बीच में एक नायक बन जाता है। तो गांव के जो लोग थे उन्होंने इस आंदोलन का मतलब कुछ और ही निकाला। इस तरह से गांव में भी वो आंदोलन स्थिर नहीं रह सका। अब हम देख लेते हैं कि बागान के मजदूरों का विद्रोह, उन्होंने क्या समझा इस आंदोलन को लेकर के। तो 1859 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था जिनका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। यह एक कानून बनाया गया था बागान के मजदूरों के लिए। इसमें था क्या कि एक बार अगर आप चाय के बागान में आप पहुंच जाते हैं, उसके अंदर बागान मतलब चाय का जो बागान होता था उसके किनारे किनारे बाउंड्री हुआ करती थी, चारों तरफ से बाउंड्री हुआ करती थी और उसमें जो किसान अंदर प्रवेश कर जाता था वह तब तक वापस नहीं आ सकता था जब तक कि उनसे कहा न जाए वापस आने के लिए या बाहर निकलने के लिए। लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और लोगों ने जाना कि अरे अब तो गांधी युग आ गया है, तो चाय के बागान के मजदूरों ने सोचा कि अब तो हम अपने घर जा सकते हैं, अब तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। गांधी जी ने तो ऐसा नहीं कहा था कि आपको काम नहीं करना है, आपको मजदूरी नहीं करनी है। गांधी जी तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। लेकिन वहाँ के जो बागान के मजदूर थे उन्होंने उसका अर्थ यही लगा लिया कि अब हमको यहाँ से निकल जाना है, अपने घरों को हम जा सकते हैं। तो वो चाय के बागानों से निकल गए, लेकिन वो घर नहीं पहुँच पाए। कारण क्या था कि उस समय आंदोलन के चलते पूरे देश में हड़ताल था
और बीच रास्ते में ही वो फंस गए और उनको पुलिस पकड़ लेती है और उनकी खूब पिटाई करती है। तो इस तरह से मज़दूरों ने भी आंदोलन का अर्थ कुछ और ही निकाल लिया था, जिसकी वजह से यह आंदोलन एकदम से अपने रास्ते से भटक गया, या हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन अपनी असफलता के पथ पर आगे चल पड़ा। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इस आंदोलन के बाद या इस आंदोलन के प्रति सरकार का क्या रवैया रहा। तो प्रारंभ में सरकार ने सोचा कि अरे इनसे क्या होने वाला है, लेकिन जब देखा कि आर्थिक रूप से बहुत बड़ी क्षति हो रही है, लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे हैं, पहन नहीं रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को जो पैसा आ रहा था वह काफ़ी हद तक कम हो गया। तो अंग्रेज़ों को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें सब कुछ तो मंजूर था, लेकिन आर्थिक रूप से उनको नुकसान होने जो लगा था, यह चीज़ उनको बर्दाश्त के बाहर था। तो उन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को क्रूरतापूर्वक दबाने का प्रयास किया। अंग्रेज़ों ने दमनात्मक रवैया अपनाया इस आंदोलन के प्रति। तो किया क्या कि कांग्रेस और खिलाफत कमेटी को गैर कानूनी बता दिया, यानी कहा कि ये जो खिलाफत कमेटी बनाई गई है और ये जो कांग्रेस पार्टी है, यह अवैध है या वैध है ही नहीं। इसको जो है अंग्रेज़ों ने कहा ये कानूनी नहीं बल्कि गैर कानूनी है, और इस पर उन्होंने क्या किया कि प्रतिबंध लगा दिया और हजारों स्वयंसेवकों को जेल में डाल दिया। मतलब जो स्वयंसेवक देश की सेवा के लिए आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनको जो है जेल में डाल दिया अंग्रेज़ों ने। इसके बाद क्या किया कि गांधी जी को छोड़ करके जितने भी प्रभावशाली नेता थे भारत के, सभी को जेल में डाल दिया, और कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे करवाए गए। मतलब कि हिंदू और मुस्लिम में संघर्ष करवाया गया, लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई गईं। तो गांधी जी इस आंदोलन से धीरे धीरे दुखी होने लगे थे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस आंदोलन में भी वही स्थिति आएगी जैसा कि पहले के आंदोलनों में आती रही, यानी कि खून खराबा इस आंदोलन में भी प्रारंभ हो गया था। और उस समय एक तत्कालिक घटना भी ऐसी घटी जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद ही कर दिया। घटना क्या थी? वह घटना थी चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर में पड़ता है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। हुआ कुछ यूँ कि लोग असहयोग आंदोलन में जुड़ करके प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और विदेशी वस्त्रों को जला रहे थे। इतने में क्या होता है कि अंग्रेज़ जो हैं उन पर लाठियाँ गोलियाँ सब चला देते हैं, जिसमें काफ़ी लोग मारे भी जाते हैं। अब तक जो आंदोलन करता थे या अब तक जो भी क्रांतिकारी थे, वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने उन पर गोलियां चला दी, उन पर लाठियां चला दी, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में क्या किया कि पूरे थाने को ही घेर लिया और 22 पुलिसकर्मियों को पकड़ करके जिंदा जला दिया थाने में। और इस घटना से गांधी जी को गहरा सदमा लगा। तो उन्होंने क्या किया कि 11 फरवरी को गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया, और ठीक इसके एक दिन बाद 12 फरवरी को जो कांग्रेस का बैठक होता है, और उस बैठक में कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि हाँ, अब इस आंदोलन को वापस लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, अब इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देना ही उचित है। तो 12 फरवरी को कांग्रेस ने औपचारिक ऐलान कर दिया असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए। और ठीक इसके तकरीबन 1 महीने के बाद क्या होता है कि गांधी जी को अंग्रेज़ जो है गिरफ्तार कर लेते हैं और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं। ठीक लगभग 1 महीने के बाद गांधी जी को अंग्रेज़ गिरफ्तार कर लिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए और 6 वर्ष की कठोर सज़ा का ऐलान किया गया और गांधी जी को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया गया। और इस तरह से असहयोग आंदोलन
असफल हो गया। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि असहयोग आंदोलन ने किस तरह से प्रगति किया और किस तरह से ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और लोगों के मन में इस आंदोलन के प्रति किस तरह से अलग अलग धारणाएं पनपने लगी, अलग अलग विचारधाराएं आने लगी, जिसके कारण शहरों के लोगों ने कुछ और इसका अर्थ निकाल लिया, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने इसका अर्थ कुछ और निकाल लिया और आदिवासियों ने इसका अर्थ कुछ और निकाला और वो मज़दूरों ने इसका अर्थ कुछ और निकाला और अंत में यह असहयोग आंदोलन असफल हो गया। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।